नमस्कार दोस्तों। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना एक बड़ा धमाका करता है और उसके साथ ही बन जाता है दुनिया का पांचवा ऐसा देश जिसने सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया हो। एज अ इंडियंस हमारे सामने सवाल ये है कि जो देश इंडिया के बाद आज़ाद हुआ वो कैसे इंडिया से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सफल रहा। बिफोर मूविंग ऑन, विस्तार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ईयर 1949 में कोरियन वॉर के दौरान जब चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका साउथ कोरिया को, तब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट माओ ज़ेडोंग को लगा कि इस वॉर में अमेरिका चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर सकता है, क्योंकि उस समय के अमेरिकन कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिक एयर कमांड कर्टिस ले मे का कहना था कि मुझे कोरिया में कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट नज़र नहीं आ रहा, पर मैं कुछ बॉम्ब चाइना और सोवियत यूनियन में ज़रूर गिरा सकता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स को बाद में न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नाम दिया गया। तो फिर 1950 में चाइना के प्रेसिडेंट माओ स्टालिन के सोवियत यूनियन ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं। इस ट्रीटी को सीनो सोवियत ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बताया ये जाता है कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगा और बॉर्डर सिक्योरिटी की गारंटी देगा। पर इस ट्रीटी के पीछे चाइना की सीक्रेट वजह ये थी कि 1949 में सोवियत यूनियन ने सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग कर ली थी और अमेरिका के बाद दूसरा न्यूक्लियर पावर देश बन चुका था। वैसे दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया ने 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 1032 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। अब स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1954 में क्रुश्चेव चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाइना जाते हैं। तो चाइना के प्रेसिडेंट माओ उनसे न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, जिस पर क्रुश्चेव भी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं चाइना के पास सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर अम्ब्रेला पहले से ही है। दोस्तों, न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब है कि किसी देश को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देना। मतलब उस समय अगर अमेरिका चाइना पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका जवाब सोवियत यूनियन देगा। दोस्तों, स्टालिन जीते जी ये नहीं चाहते थे कि चाइना को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि स्टालिन को माओ की इंटेंशंस कभी ठीक नहीं लगी। माओ सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने की कोशिश में लगे रहते थे, जिससे कि माओ को फ़ायदा हो, और इस बात का स्टालिन को पता था। पर चाइना के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर 1955 में क्रुश्चेव पीसफुल एटॉमिक एनर्जी यूसेस के लिए मान जाते हैं और सोवियत यूनियन चाइना को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला न्यूक्लियर प्लांट देता है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 किलोवाट तक होती है। उसके साथ ही सोवियत यूनियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम भी चाइना में भेजता है, जिसे लीड करते हैं सोवियत इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के हेड। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की ये टीम चाइना को एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड मूवीज़ दिखाती है और एटॉमिक एनर्जी पर लेक्चर्स भी देती है। फिर सोवियत यूनियन अपने एक्सपर्ट एक्सप्लोरर्स चाइना भेजता है यूरेनियम को एक्सप्लोर करने के लिए चाइना के जिंगजियान रीजन में। जी हाँ दोस्तों, ये वही जिंगजियान रीजन है जहाँ पर चाइना का मैक्सिमम क्रूड ऑयल है और दुनिया का सबसे गहरा बोर होल प्रोजेक्ट है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, चाइना अपनी तरफ से भी लगातार कोशिश कर रहा था। चाइना ने अपनी साइंस और रिसर्च की फंडिंग एक साल में ही 15 मिलियन से 100 मिलियन तक कर दी थी।
इसमें से चाइनीज़ मैक्सिमम खर्च रहे थे वेस्टर्न देशों की साइंस लिटरेचर पर, और साथ में ही अमेरिका में रिसर्च कर रहे चाइनीज़ साइंटिस्ट भी अब चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने लगे, जैसे डॉक्टर चान शशन। अक्टूबर 1956 में आते आते सोवियत यूनियन को हंगरी और पोलैंड में प्रोटेस्ट फेस करने पड़ते हैं, जिसे हैंडल करने के लिए सोवियत यूनियन को फंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेपन्स का और कॉम्प्रिहेंसिव एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री का। पर चाइना का मोटिव सिर्फ न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बनाना ही नहीं था, बल्कि एटॉमिक बॉम्ब बनाना था, जिसे बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स और उसे सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। पर सोवियत यूनियन ने पहले से ही अपने साइंटिस्ट को कह रखा था कि चाइनीज़ को सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर। दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के दो तरीके हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम। दोस्तों, अगर बात करें यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, तो इसमें गैसियस डिफ्यूजन प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को सेपरेट किया जाता है। और अगर बात की जाए प्लूटोनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, तो न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर की ज़रूरत पड़ती है मेन मटेरियल तैयार करने के लिए। ये रिएक्टर यूरेनियम 238 आइसोटोप फ्यूल को प्लूटोनियम 239 में बदलने का काम करता है। रिएक्टर से निकालकर इसे ठंडा किया जाता है, जिसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम और अदर मेटल्स भी होते हैं। फिर प्लूटोनियम को सेपरेट करके उसे मेटेलिक फॉर्म दी जाती है, जो कि एक डेंजरस और टॉक्सिक प्रोसेस है। ये दोनों प्लांट्स सोवियत यूनियन ने डेवलप करवाए थे चाइना में अपने एग्रीमेंट के मुताबिक। दोस्तों, 1959 में क्रुश्चेव को चाइना के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, तो उन्होंने अपनी सारी साइंटिफिक और मिलिट्री असिस्टेंस हटा ली चाइना से, जो चाइना के लिए बहुत बुरी बात थी। तो फिर चाइना ने प्लूटोनियम प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया और यूरेनियम 235 से एटॉमिक बॉम्ब बनने वाले प्रोजेक्ट पर फोकस किया। 1964 तक चाइना एनरिच यूरेनियम बनाने में सफल हुआ, तो फिर काम बचता है डिज़ाइन का और बॉम्ब की असेंबलिंग का। और फाइनली चाइना का एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नतीजा है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन का। यूरेनियम एटम टूटता है और क्रिएट होते हैं और न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स और एटम से जाकर हिट करते हैं और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फाइनली एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चाइना अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिका के स्पाई मास्टर इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि चाइना प्लूटोनियम की जगह यूरेनियम इस्तेमाल कर रहा था और अमेरिका ने जापान में अपना प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। अमेरिका अंडर एस्टिमेट चाइनीज़ न्यूक्लियर एफर्ट जब तक चाइना ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर लिया। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी ने सोवियत यूनियन के क्रुश्चेव से मिलकर कहा भी था कि आप मिलिट्री का इस्तेमाल करो प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।